Hi everyone, welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start the next part of the transport across membranes. And last time हमने किया था diffusion. Now let us start facilitated diffusion. देखिए जैसे facilitated diffusion नाम से ही पता लग रहा है someone is facilitating. कोई ना कोई मदद कर रहा है. फैसिलिटेट करने का मतलब है उसकी हेल्प करना. अब ये ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह ही है. अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ही होगी. याद रखिए अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. लास्ट टाइम हमने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को पढ़ा था कि डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ही होगी, यानी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दूसरी चीज यहां क्या होगी, फैसिलिटेटेड का मतलब ये नहीं कि कोई मदद करेगा तो एनर्जी का यूज होगा. यहां एक और चीज नोट कर लीजिए, नो यूज ऑफ एनर्जी. नो यूज ऑफ एनर्जी. और यहां किसका यूज हो रहा है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट काम आएंगे आपको. पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर प्रोटीन होता है. इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर प्रोटीन्स. तो यहां कहने का मतलब क्या है कि जो फैसिलिटेटिंग एजेंट है, द फैसिलिटेटिंग एजेंट इज ए कैरियर प्रोटीन. और द मोस्ट पॉपुलर कैरियर प्रोटीन इज, बहुत सारी होती हैं लेकिन यहां परमिएसिस. Permeases is the carrier protein utilized. Now हम एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं कि किस तरह से ये काम होता है. मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है. ये सेल मेम्ब्रेन है और यहां इसका ये एक्सटीरियर है. दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस पार्ट इज द इंटीरियर साइटोसोल. इंटीरियर साइटोसोल एरिया. अब यहां पर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है. यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, ठीक है, यहां पर पड़े होंगे. हमें कोई ज्यादा हमें बात समझनी है फैसिलिटेटेड की. तो ये हमारे लाइपिड मॉलिक्यूल्स आ गए. अब यहां पर क्या है, कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन यहां पर पड़ी है. ये मान लेते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन है. दीज आर बेसिकली द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. और ये कैरियर प्रोटीन यहां पर पड़ी है. ये इसकी साइट्स है. ये कैरियर प्रोटीन है. अब इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल विच एवर इज ट्रांसपोर्टेड, से ग्लूकोज ही है, तो दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज हेयर, जी मॉलिक्यूल. ये यहां बिल्कुल इस रिसेप्टर साइट में फिट हो जाता है. Now what happens? Now there is a conformational change. There is a formation of complex. यहां complex की formation होगी, ये ध्यान रखना है. There is binding of this substrate molecule with this carrier protein. So important point is binding of substrate. Binding of substrate molecules with carrier protein, with carrier protein forming. अब ये क्या बनाएगा, चलिए हम बाद में लिखते हैं कि क्या बनाएगा. इसी को आगे ले चलते हैं कि आगे जाकर क्या होगा इसका. देखिए अब यहां जैसे ये अंदर जाएगा, ये देखिए ये है वही प्रोटीन और यहां पर कुछ चेंजेस आएंगे. देखिए ये चैनल ओपन होगा, ये देखिए ये चैनल ओपन होगा और मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल इसके अंदर चला जाएगा. ये देखिए मॉलिक्यूल इसके अंदर चला जाएगा. कहां जाएगा ये देखो, हम इसको ऐसे कर देते ताकि आप पहचान सको. ये देखिए ये चैनल सा बन गया है. अब ये जो चैनल बना है इसके अंदर है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल यहां पहुंच चुका है.
मॉलिक्यूल यहां, ये देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां पहुंच चुका है, इट हैज बीन टेकन। नाउ दिस, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, यहां पे आपको जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बाइंडिंग हो रही है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की इसी कैरियर प्रोटीन के साथ। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग कैरियर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक तरह से कैरियर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सीधे बहुत तेजी से बाइंडिंग होती है और एकदम से ये क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है टुवर्ड्स द अदर साइड, दूसरी साइड पे इसको रिलीज कर दिया जाएगा। और जब रिलीज कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है कि जब इसको रिलीज किया जाएगा, ये फिर से अपनी बड़ी ही जल्दी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ये इसको यहां रिलीज करेगा इन द साइटोसोल एरिया और दूसरे मॉलिक्यूल को लेने के लिए चला जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट ए वेरी सिंपल प्रोसेस, जहां किसी तरह की एनर्जी का यूज नहीं होता। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये चलता जाएगा जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होती जाएगी। सो ये ध्यान रखिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी और नो यूज ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर प्रोटीन एंड द कैरियर प्रोटीन इज परमिएजेस। हालांकि यहां पर बहुत सारी कैरियर प्रोटीन दूसरी भी यूज होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, कैरियर प्रोटीन की मदद से ही होगा, लेकिन दैट इज कॉल्ड, हम उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। अब देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, बाद में इसको रब करते हैं, कर ही लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैरियर ट्रांसपोर्ट की क्या है? इट वर्क्स अलोंग, वर्क अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलती है, यानी ये कैसी ट्रांसपोर्ट है? इट इज एन अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां ये याद रखनी है, देयर इज यूज ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी क्या होगी? एटीपी। कहां से आएगी? फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कहने का मतलब है फ्रॉम रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूज ऑफ एनर्जी एटीपी रेस्पिरेशन से, क्योंकि ड्यूरिंग एक्टिव, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वक्त रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेशन इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी। जब तक रेस्पिरेशन चलती रहेगी एटीपी प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। दूसरी चीज जो अगर देखा जाए तो देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यहां पर भी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चेंज आती है। मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखने हैं। यहां भी सबस्ट्रेट
और कैरियर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट conformational change in carrier protein. यहां इसके बीच में चेंज आएगी कैरियर प्रोटीन में, और कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं कि ये चेंज ले आएगा। कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी शेप और साइज में चेंज आएगा, और वो क्यों आएगा अभी हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो आई होप आपको यहां तक तो पता लग गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अपहिल ट्रांसपोर्ट है, यूज ऑफ एनर्जी है, रेस्पिरेशन इसमें इंक्रीज होती है, यानी ऑक्सीजन कंजप्शन में इंक्रीज हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल है, एंड देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज इन द कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और पांचवी चीज यहां ये आ जाती है कि अगर टेम्परेचर को, इफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज देयर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। और इवन अगर हम सपोज कोई पॉइजन्स होते हैं या साइनाइड होता है या कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, सो केमिकल्स की अगर एक्सपोजर हो जाता है तो यहां भी अगर रेस्पिरेशन स्टॉप है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे, लेट अस रब द बोर्ड, और आगे की कार्रवाई हम शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और क्या होती है। चलिए फिर अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती कहां है। अगर देखा जाए तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में जो साल्ट एब्जॉर्प्शन है ना, द एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट साल्ट एब्जॉर्प्शन में बड़ी मदद करती है। मेन अगर एक कोई काम करती है ना साल्ट एब्जॉर्प्शन में, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, रिमेंबर, इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, अगर आप ग्लूकोज की बात करो, ठीक है, आइंस की बात करें, यूरेट्स की बात करें, अमाइनो एसिड्स की बात करें, तो देखो ये सारे कंपोनेंट्स जो मैंने यहां लिखे हैं ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा अगर देखा जाए तो यूरिन फॉर्मेशन में ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बेसिकली इसी तरह से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होती है। सो ये सारे काम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अंडरस्टूड, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर हम एक मैकेनिज्म देखते हैं, सिंपल सा एक मैकेनिज्म देखते हैं कि सपोज ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, फिर से वही ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, यानी साइटोसोल। यहां पर हम ले लेते हैं एक इस तरह से एक कैरियर प्रोटीन ले लेते हैं जिसका गेट जो है वो खुला हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि देयर आर गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। तो यहां ये ओपन है और यहां पर इसके साथ क्या आ गया है, यहां पर एक मॉलिक्यूल जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन इसके साथ बाइंड हो जाता है। दिस इज द बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल से ग्लूकोज। अंदर बहुत सारे ग्लूकोज पड़े हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे ग्लूकोज पड़े हुए हैं और यहां बहुत कम है। देखो कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, अंदर वाली साइड, बाहर कम है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज को एक्टिवली कहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ द सेल। और यहां से क्या है, जैसे ये चीज इट इज टेकन इनसाइड, जैसे ही अंदर ले लिया जाएगा, what is happening, there is slight conformational change in the carrier protein. So let us write down here point
सो कन्फॉर्मेशनल चेंज, तो यहां पर कुछ चेंज होगी इन द शेप ऑफ द कैरियर प्रोटीन, कन्फॉर्मेशनल चेंज इन कैरियर प्रोटीन। और क्या चेंज होगी, चलिए सिर्फ इसी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहां पर कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, ये यहां से अब बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो यहां पर मॉलिक्यूल है ये कहां पहुंच चुका है, एट दिस वेरी पॉइंट अंदर बाइंड हो चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कैरियर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और प्रोटीन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब देखो चेंज हो गया है, स्लाइट चेंज इन स्ट्रक्चर, यहां से गेटेड चैनल बंद हो गया है, यहां से खुल रहा है, यहां पे जाके अटैच हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है। लेकिन यहां ये सारा काम किसकी मदद से हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने बात पहले की, वो किस वजह से हो रहा है कि यहां पर देयर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एनर्जी, एटीपी कंबाइन हो रहा है यहां पे, और जब यहां कॉम्बिनेशन हो रही है तो एटीपी क्या कर रहा है, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये जो एक फॉस्फेट यहां निकला इसकी एनर्जी की रिलीज से, द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी रिलीज हेल्प इन द conformational change of this very structure. And what happens then, the same, now the molecule is released. अब मॉलिक्यूल को, ये हम मान लेते हैं ये मेम्ब्रेन है, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। ये यहां पर मेम्ब्रेन आ गया, ये एक्सटीरियर साइड है, हम इसको ले लेते हैं, ये इंटीरियर साइड है आई, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये देखो यहां पर इसी तरह से, यहां पर इसी तरह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर अब रिलीज कर दिया जाएगा। चेंज तो वही है बिल्कुल, ये इसको इस तरह से देखो, इट इज बीइंग रिलीज्ड, मॉलिक्यूल अंदर पड़ा था ऑलरेडी, ये देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल पड़े थे, and another molecule is released, और फिर से this position is changed into this very original position, दोबारा से अपनी conformational change करता है, original form में आ जाता है, again comes to its original form में आएगा and carries the substrate molecules। और इस तरह से क्या होता है कि जब भी कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स या कैरियर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर अल्टीमेटली ये रिलीज करेगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। ये बेसिकली सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और इसी चीज को आपने समझना है थोड़ा डायग्रामेटिकली, ये चीजें समझनी है। आप देखो, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे नर्व कंडक्शन होती है ना, मसल कंट्रैक्शन होती है, तो हम वहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग पोटेंशियल। तो देखो मसल कंट्रैक्शन में और नर्व कंडक्शन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं ना, देखो जब हम यहां देखते हैं कि मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये इसका एक्सटीरियर आ गया। मैं बार बार इसको क्यों लिखता हूं, ताकि आप सभी को ये क्लियर हो जाए। ये इंटीरियर साइटोसॉल है, ये मेम्ब्रेन है। अब यहां पर क्या है कि जब भी कभी एक्शन पोटेंशियल होता है, आपको पता है कि परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन चेंजेस, सेल मेम्ब्रेन की चेंज होती है। कब, जब स्टिमुलस आएगा, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कोई स्टिमुलस मिलेगा तो इसकी परमेबिलिटी चेंज होगी।
और जब चेंज होगी तो क्या होगा कि यहां पर अंदर क्या आ जाते हैं, देयर आर 3 सोडियम आइंस, यहां अंदर पड़े हुए हैं, ये आ जाते हैं बाहर से, फ्रॉम आउटर साइड। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं। और अंदर से बाहर क्या चले जाते हैं, देयर आर 2 पोटाशियम आइंस। जब ऐसे होता है, नॉर्मली क्या होता है, देखिए समझिए, नॉर्मली क्या होता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त सोडियम आइंस बाहर होते हैं और पोटाशियम आइंस अंदर होते हैं। लेकिन जब कोई स्टिमुलस आता है तो इसकी परमिबिलिटी चेंज हो जाती है, सोडियम आइन बाहर से अंदर आ जाते हैं और पोटाशियम आइंस अंदर से बाहर चले जाते हैं। क्लियर मेरी बात? अब देखो, जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड, वो एक्टिव हो गई है, वो स्टिमुलस से उसको रिस्पॉन्ड किया है उसने। अब हमारी जो है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, हम 24 घंटे तो ये नहीं रहेगा कि एक्शन पोटेंशियल है, हमारी बॉडी को रेस्टिंग पोटेंशियल भी तो चाहिए। नॉर्मली तो हम रेस्ट में ही होते हैं। पोटेंशियल के वक्त नॉर्मली क्या होता है, ये सोडियम आइंस बाहर ही रहते हैं, पोटाशियम आइंस अंदर होते हैं। लेकिन अगर यहां देखो तो यहां क्या हुआ है, यहां आप देख रहे हो कि मैंने कहा कि सोडियम आइंस अब अंदर आ चुके हैं, यानी यहां दिस मेम्ब्रेन इज सेड टू बी स्टिमुलेटेड, इट इज पोलराइज्ड, इट इज एक्शन पोटेंशियल, contraction of the muscle. Now what is happening? Here comes a very very important carrier protein. और वो carrier protein क्या होती है? That carrier protein is called sodium potassium pump. This is a very very important carrier protein which helps in maintaining the resting potential of the nerve fiber or a muscle fiber. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगर किसी को समझ ना आए तो दोबारा से रिपीट कर लो। तो अब जब ऐसे होता है तो ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी, जबरदस्ती, कहते हैं ना जबरदस्ती करना कई बार अच्छी बात होती है, तो ये जबरदस्ती करता है और क्या करता है कि इन सोडियम आइंस को जबरदस्ती बाहर ले जाता है, यहां पे ले जाएगा वापस, और इन पोटेशियम आइंस के साथ भी अटैच होगा और इनको जबरदस्ती कहां ले जाएगा, अपनी जगह पे, जहां पे इनकी असल में पोजीशन है। तो देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या हुआ, अपनी पोजीशन पे पोटेशियम वापस आ गया अंदर, सोडियम अपनी पोजीशन पे वापस चला गया, और यही कहलाता है, इसे हम कहेंगे नाउ द नर्व इज सेड टू बी इन रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये दिस रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर समझना है तो इसी एग्जाम्पल से हमें समझना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और यहां देखो, ये जो कैरियर प्रोटीन है, अब देखो यहां एक चीज का तो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, और मुझे आंसर दीजिए, क्या कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या चीज नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां ना लिखूं तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यहां पर क्या चीज मिसिंग है जो मैंने नहीं लिखी है? और अगर सबको समझ आया हो तो अब तक लिख चुके होंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कन्वर्शन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी प्लस फॉस्फेट। और यही वो एनर्जी है जो बेसिकली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूरी हो गई और रेस्टिंग पोटेंशियल इन अवर बॉडी इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हर चीज तो हम लाइपिड लेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मसला है, पोलैरिटी का मसला है ना, दिस इज द रीजन। और यहां पर क्या है, जब ये चैनल बनते हैं तो चैनल्स जो है वो इसीलिए बनते हैं। तो चीजों को समझना है, हमें क्रैम नहीं करना है।
मैं इसीलिए बहुत आराम से सिलेबस को ले रहा हूं, दिसंबर तक करेंगे कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं है, जनवरी तक करेंगे कंप्लीट, नथिंग टू वरी, लेकिन टॉपिक एक एक क्लियर होगा। अंडरस्टूड। अब देखो दूसरी बात आ जाती है, जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, आगे हम ज्यादा मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा इस तरह से होता है कि अगर आप देखो, यहां देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं यहीं पर साइड पर एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक छोटी सी डायग्राम। ये मान लो सेल है, ये फिर से हम सेल ले लेते हैं, ये छोटी सी जगह है, ये सेल का एक्सटीरियर है, इधर हम मान लेते हैं एक्सटीरियर है, और ये सेल का अंदर मैं अब बिल्कुल परफेक्ट लेता हूं, साइटोसोल है। क्लियर। अब होता क्या है कि देखो यहां से क्या है, ट्रांसपोर्ट होती है, ये मान लो वो चैनल है, ये वो चैनल है, और इस चैनल से अब ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, ये देखो इस चैनल से ट्रांसपोर्ट हुआ 3 सोडियम आइंस, ये आ गए अंदर, और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट हुआ, हम दूसरी साइड ले लेते हैं, इसी के साथ ले लेते हैं ग्लूकोज, दो चीजें ट्रांसपोर्ट हुई, सर्कल लगा लेते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हुई है। अब देखो यहां क्या हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कई बार कुछ पोजीशंस ऐसी आती कि दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ट्रांसफर होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द सेम डायरेक्शन, the two different molecules are transported in the same direction, it is known as, let us write down here, this is symport, this is symport transport। और कई बार क्या होता है, फिर से एक चैनल बना लेते हैं, चैनल दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, ये आ गया, ये चैनल आया। अब देखो जब ये चैनल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चैनल हमें दिखाई दे रहा है, अब यहां क्या हुआ, ये जो सोडियम आइंस थे ये तो चले गए वापस एक्सटीरियर में चले गए, ठीक है, दोबारा से अब रेस्टिंग पोटेंशियल तो मेंटेन करना है, यहां से वापस गए बाहर, मैं इस एरो को यहां ले जाता हूं, ठीक है, ये यहां से बाहर चले गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, बाद में इनका काम खत्म हो गया। लेकिन दूसरी साइड क्या हुआ, ये देखो यहां से, ये देखो ये क्या किया मैंने, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से पोटाशियम आइंस अंदर चले गए, जिनकी पोजीशन ऑलरेडी अंदर ही है, हमने यहां किया, ठीक है, इनकी पोटेशियम के अंदर ही है, ये अंदर चले गए, सोडियम बाहर आ गया। अब देखो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए, यहां भी देखो हमने क्या देखा था, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन बट द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, सच ए ट्रांसपोर्ट इन विच द मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सच ए ट्रांसपोर्ट इज नोन एज, यहां लिख देते हैं, दिस इज नोन एज एंटीपोर्ट, ये एंटीपोर्ट है। तो देखो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में आपको फर्क आना चाहिए, सिंपल सी बात है, आगे हमने करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब एकदम से माइंड में मेरे आ गया कि ये चीज बतानी चाहिए इस ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हर एक चीज हम डिटेल में कर रहे हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम इसको कह रहे हैं कि जाने दो कोई बात नहीं, एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं। अभी आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं ताकि आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा ना हो, एक खत्म कर दिया है हमने, अभी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही चल रहा है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने एक चीज ले ली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसमें ले लिया है ना, थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी हमने टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिया है। हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अब दो चीजें रह गई हैं, एक तीन चीजें मैं कहूंगा, छोटी छोटी हैं,
जिसमें से एक थोड़ा सा लंबा पार्ट है, फिर से डिटेल है, दैट इज ऑस्मोसिस। पैसिव डिफ्यूजन में हम ऑस्मोसिस, वाटर की ट्रांसपोर्ट अब हम कल करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ पार्ट जो है पैसिव का भी लेंगे, जैसे फिल्ट्रेशन और डायलेशन क्या होती है, एक छोटी छोटी 1 मार्क डेफिनेशन आती है, ज्यादा नहीं करेंगे। मेन फोकस हमारा ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे ही रहेगा, और उसके बाद फिर आगे बल्क ट्रांसपोर्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। डायग्रामेटिक पार्ट क्लियर है, यही डायग्राम्स आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं कोई ऐसी डायग्राम नहीं ड्रॉ करता हूं कि ताकि आपको एग्जाम में ड्रॉ ना कर पाओ। आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, आराम से ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश, सेम है, इसी तरह से यूट्यूब चैनल है। सो आई होप आप मोटिवेट कर रहे हैं मुझे और अच्छा करने पे, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।